वक्त चला है प्राइम डिबेट का। आज लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। 50 से अधिक सांसद प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो गए और इस पर 10 घंटे की लंबी बहस चल रही है। आरोप साफ है, संसद की कार्यवाही में पक्षपात। विपक्ष ने पक्षपात का आरोप लगाया। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की और सीधे आरोप लगाया कि बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 20 बार रोका गया, उन्हें बार बार रूल बुक दिखाई गई, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सांसद बैन किताबें लेकर सदन में आए तब किसी ने कुछ नहीं कहा। तो सवाल सीधा है, क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए है? क्या संसद में भी दो तरह के कानून चल रहे हैं? ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहां पे डिप्टी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। यहाँ देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये बिल्कुल ये माइक भी एक अस्त्र है। जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को विशेष रूप से एलओपी को उनके अफवाह बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। ये माइक नहीं मिलता। जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सभापति महोदय, आज विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाया, माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आया, पिछले सत्र में इन्होंने दायर किया था और चर्चा के लिए आज यहाँ आपने अनुमति दिया है। उस प्रस्ताव का विरोध में हम लोग सब किसी ना किसी नियम, कानून, संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश में एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। होटल एसोसिएशन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अगले 24 से 48 घंटे में गैस नहीं मिली तो हजारों होटल, रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। इसी बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि बेंगलुरु में रोज 1100 मीट्रिक टन कमर्शियल गैस की जरूरत है। सप्लाई रुकने से 750 से अधिक होटल बंद होने की कगार पर। अब सरकार का कहना है कि घरेलू सिलेंडर की सप्लाई बचाने के लिए कमर्शियल गैस रोकी जा रही है। तो वह इस मामले पर विपक्ष लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। ये इनका जो पैनल है बेअसर है, इसका कोई रोकथाम नहीं कर पाएंगी। क्राइसिस दिनों दिन और बढ़ेगी और इस क्राइसिस का, एलपीजी की जो क्राइसिस है, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे चारों तरफ महंगाई बुरी तरह से बढ़ेगी। क्रूड ऑयल है $100 पार कर गया, वही उसका भी असर आने वाला है। और गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत पे है, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में है। धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। पहले ये सरकार एलपीजी, कॉमर्शियल, घरेलू के दाम बढ़ाती है और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। ये कह रहे कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो हॉर्मुज स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है।
अब जो हालात बन रहे हैं, चाहे पुणे के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हो, चाहे बेंगलुरु के होटल्स हो, चाहे मुंबई में किल्लत आ रही हो, चाहे वो बहुत सारी फैक्ट्रीज हो जिन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि गैस की किल्लत हो रही है। आपने कहा था हम सक्षम हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिटीजन्स पे भार नहीं डालेंगे। सबसे पहले आपने वही किया। तो ये दिखा रहा है कि ये इवेंट मैनेज, पीआर ड्रिवन ये गवर्नमेंट जो है इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कंटिजेंसीज एंड इट इज अनफॉर्चुनेट। ये इनका जो पैनल है बेअसर है, इसका कोई रोकथाम नहीं कर पाएंगी। क्राइसिस दिनों दिन और बढ़ेगी और इस क्राइसिस का, एलपीजी की जो क्राइसिस है, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे चारों तरफ महंगाई बुरी तरह से बढ़ेगी। ये अभी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए गैस की आपूर्ति नहीं हुई, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिन देशों से ये लेते हैं वहां से चीजें नहीं पहुंची आपके भारत में युद्ध की वजह से, तो आप पे ऑप्शन क्या है? कारोबार बंद होगा। सुनने में आ रहा है दुनिया में कई देशों में इस तरह की पाबंदी लगना शुरू हो गई है। तो आपका देश तो बहुत बड़ा देश है, दुनिया में इससे बड़ा देश कहीं नहीं है। और फिर सरकार ने सिलेंडर सब जगह बांटे हैं, तो लोगों को आदत है कि सिलेंडर से खाना बनाएं। तो अभी तो होटल और व्यवसाय की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आम लोगों के जीवन कितना प्रभावित होगा इन चीजों से? कहीं ऐसा ना हो सरकार के गलत फैसले की वजह से लोगों को कंडे पर और पुरानी लकड़ी पर खाना ना बनाना पड़ जाए। For the last week or so, there have been intermittent disruptions in supply. The 5th March notification caused a lot of confusion, and the suppliers and vendors over here refused to supply. And this has been going on for the last 1 week. But since yesterday, there's been severe shortage. There's been no supply. And if there are no supplies coming for the next 2 days, then we believe that about 50% of the restaurants will shut down. लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारतीयों के किचन तक पहुंच गई है? भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या ये युद्ध जो है असर डालने लगा? अगर हाँ, तो इसको लेकर सरकार पर भी सवाल उठना लाजमी है। क्या सरकार इसको लेकर पहले से तैयार नहीं थी? आपको बता दें कि भारत में जो है संसद से लेकर सड़क तक तकरार देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से जो है गैस सप्लाई ठप हो गई है। इससे देश में एलपीजी की किल्लत जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश के तमाम राज्यों में जो है गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कॉमर्शियल गैस की सप्लाई रोक दी गई और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये इसके गैस सिलेंडर के लिए लोग लंबी लाइन में लगाए हुए खड़े, लेकिन उनको जो है सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है क्योंकि खपत जो है बढ़ गई है। और बेंगलुरु में जो है कई रेस्टोरेंट जो है बंद होने की कगार पर आ गए। इसको लेकर जो है लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से जो है गैस सप्लाई ठप हो गई है। इससे देश में, भारत में एलपीजी किल्लत जो है देखने को मिल रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी और कांग्रेस से उज्जवल पाठक जी। आप तीनों मेहमानों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनील त्रिपाठी जी से सवाल लेना चाहूंगी, ये जो क्राइसिस भारत में देखने को मिल रही है, इसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए प्रज्ञा जी, इस युद्ध से दुनिया भर में आफत आ गई है जी। कोई भारत की बात नहीं है और युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में जंगी जंग शुरू हो गई है जी, ये वास्तव में पूरे विश्व समुदाय के लिए खतरा है। क्योंकि ईरान से हमारे पारिवारिक संबंध थे, व्यवसायिक संबंध थे और ईरान के माध्यम से जी, चाहे गैस हो या क्रूड ऑयल हो, हमें मिलती रहती थी। क्योंकि जिस तरह से इजराइल, ईरान का और अमेरिका का ये जंग बढ़ता जा रहा है जी, उससे भारत को भी भारत पर भी चिंता की लकीरें खिंचनी शुरू हो गई हैं।
विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास स्टॉक है। सब जानते हैं प्रज्ञा जी कि कोई भी देश बहुत जो है स्टॉक नहीं रख सकता है। क्षमता होती है देश की भी और स्टॉक गैस रखने की भी। जी। लोगों में भी दहशत हो गई कहीं ऐसा ना हो सिलेंडर ना मिले हमें, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से लोग इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। और आपदा में अवसर देखने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सजग होना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए जो इस तरह के सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। ईरान का जो जंग है, ईरान इजराइल अमेरिका का जो जंग है, इसके लिए क्या भारत सरकार पहले से तैयार नहीं थी या फिर भारत सरकार से योजना में बड़ी चूक हो गई है? क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर लोगों में अफरा तफरी मची हुई, हाहाकार मची हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं एजेंसियों के बाहर, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, सरकार से लापरवाही हुई है, चूक हुई है बड़ी। जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। आपने पहले कहा कि रसोई गैस की दिक्कत हमारे रसोई तक पहुंच गई जी, फिर आप बता रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की क्राइसिस, रेस्टोरेंट बंद होने को है बेंगलुरु में, लखनऊ से भी तस्वीरें ऐसी सामने आई है। रसोई नहीं है, रेस्टोरेंट हमारी रसोई नहीं, किचन तो है ना हमारी रसोई घर हमारे रसोई घर है वो, हाँ डोमेस्टिक सिलेंडर यूज होते हैं, वहाँ कमर्शियल सिलेंडर प्रयोग नहीं होते। एक चीज, दूसरी चीज दाम सभी के बढ़े विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है, दाम बढ़ना स्वाभाविक है, वैश्विक बुकिंग नहीं हो रही सिलेंडरों की। नहीं, उसमें डेट बढ़ाई गई है 21 से बढ़ा करके उसको 25 दिन के बाद आप बुक कर सकते हैं। एजेंसियों ने 10% उत्पादन बढ़ाया है जी, उसके एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये समस्या वैश्विक है, ये कोई हमको फोन करके नहीं आई है और ना ये। लेकिन विपक्ष कह रहा है सरकार से लापरवाही हुई है, चूक हुई है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, विपक्ष को स्थितियों का कोई आकलन ही नहीं है। जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है केवल आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहा है, विपक्ष को इस समस्या से कोई सरोकार नहीं है। ये जो समस्या है ईरान पे जो अमेरिका और इजराइल का अटैक हुआ है उसको लेकर के है जी, ये स्थितियां मध्य पूर्व की है, ठीक है, उससे भारत का क्या संबंध है? भारत के ईरान से भी व्यवसायिक संबंध है, भारत के इजराइल से भी व्यवसायिक और सामरिक संबंध है, अमेरिका से भी है, सब हमारे मित्र राष्ट्र हैं। हम इनके झगड़े में कहीं किसी की भी तरफ नहीं है, सारी स्थितियों पे भारत सरकार निगाह बनाए हुए है, लेकिन जो समस्या पूरी दुनिया झेल रही है उस दुनिया से भारत कोई अलग थोड़ी चला जाए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। उज्जवल जी ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत सरकार से लापरवाही हुई, कह रहे हैं विपक्ष का काम ही आरोप प्रत्यारोप करना। बिल्कुल, देखिए विवेक श्रीवास्तव जी सही कह रहे हैं, विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर अंकुश लगाना और उसको जनता की नीतियों से जोड़ना जी। अब देखिए ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है जिसमें अमेरिका भी प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय विदेश नीति एक ध्रुवी होती नजर आ रही है। हमारी जो विदेश नीति के आदर्श रहे हैं निरपेक्षता और इसके साथ साथ किसी भी एक ध्रुव या एक खेमे के साथ ना खड़े होना, प्रधानमंत्री जी उसके विपरीत कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान हमारा पारंपरिक एवं ऐतिहासिक दोस्त है, साथी है, रणनीतिक आर्थिक साझेदार है। हम ईरान से तेल के मामले में हो या अन्य मामलों में निर्भर हैं। जिस प्रकार रशिया ने हमारे विपरीत काल में विपरीत परिस्थिति में मदद की, उसी प्रकार ईरान ने भी हमारी विपरीत परिस्थिति में मदद की। उसने 2007 की महान मंदी के समय डॉलर के स्थान पर रुपयों पे हमको तेल दिया। तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ हमें भी मजबूती के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है, इजराइल के साथ भी खड़े रहने की आवश्यकता है और अमेरिका के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। केवल एक पक्षी होकर के केवल अमेरिका और इजराइल के पक्ष में बोलना कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फेलियर है इस सरकार का। और दूसरी चीज सबसे बड़ी यहाँ पर एक चिंता का विषय यहाँ ये उत्पन्न हो जाता है कि अमेरिका कहता है, अमेरिका अनुमति देता है कि आप रशिया से तेल खरीद लीजिए। आप ये बताइए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत के पास अपने रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक निर्णय लेने का स्वायत्त अधिकार है। भारत को कोई भी देश ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ से तेल खरीदे, कहाँ से हथियार खरीदे। हम
अपना कृषि क्षेत्र खोले या नहीं खोले, दबाव में नहीं ले सकता। लेकिन वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता को ताक में रखते हुए व्यक्तिगत हित और अपने व्यक्तिगत उद्योगपति और पूंजीपति मित्रों को सहयोग प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्र को दांव पर लगा रही है, ताक पर रख रही है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। इट इज द फेलियर ऑफ एक्सटर्नल पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, उज्जवल पाठक जी कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉलिसी जो है उसका फेलियर नजर आ रहा है, और प्रियंका चतुर्वेदी भी कहती है सरकार जो है भगवान भरोसे चल रही है। देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि भारत जो अपने एलपीजी का 60 से 85% हिस्सा लेता है जी, वो कतर से, सऊदी अरब से, यूएई से, कुवैत से लेता है जी। क्योंकि इन देशों को ईरान हमले कर रहा है, इनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है, उस वजह से दिक्कतें हैं। भारत का इस समस्या से कोई सीधा संबंध तो नहीं। सरकार अपना रुख क्लियर क्यों नहीं कर रही इस मामले पर? लोग तो परेशान है ना। क्या रुख क्लियर कर इसको लेकर क्या तैयारी की गई, क्या योजना बनाई गई है? सरकार तो बताए ना, एलपीजी को लेकर क्या तैयारी की सरकार ने? तो बराबर बता रही है। क्या बता रही सरकार? कि हम 10% उत्पादन बढ़ाए हैं, रेट बढ़ाई है, सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं, सरकार ने कहा पैनिक ना हो, डोमेस्टिक। लेकिन फिर भी लोग पैनिक हो रहे हैं ना, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 8-8 घंटे से लाइन में लगे हुए, सिलेंडर मेरे फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। आप कमर्शियल की बात कर रही हैं, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं। मैं दोनों की बात कर रही हूँ। देखिए, सरकार की प्राथमिकता ये है कि अपने नागरिकों की रसोई गैस की आपूर्ति बाधित ना होने पाए। सरकार प्राथमिकता से उस पर काम कर रही है। व्यवसायिक सिलेंडरों में जो दिक्कतें आ रही, सरकार उसको भी लेकर चिंतित, 10% उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष इस विषय को बढ़ा चढ़ा करके, बता करके पैनिक करने की बात कर रहा है और चाहता है कि भारत की एक पार्टी में जाकर के घुस जाए, ईरान की तरफ से कहे हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, इस तरह का जो आचरण ये भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। भारत सरकार अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखती है। हमारे राष्ट्र का हित और हमारे नागरिकों की सुरक्षा, जो नागरिक हमारे इन देशों में फंसे हैं उनको निकालना हमारी प्राथमिकता है। और राष्ट्र लेकिन एलपीजी सिलेंडर जो है सरकार की प्राथमिकता नहीं। लोग परेशान अपने ही देश में हो रहे हैं सिलेंडर को लेकर कि अब खाना कैसे बनेगा, हमारी जरूरत की चीजें कैसे तैयार होंगी, और हमारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। इस पर सरकार विचार ना करे। सरकार बिल्कुल विचार करे, लेकिन इससे बुरी स्थितियां अन्य देशों में हैं जो इससे इफेक्टेड है, पूरी दुनिया में है। ठीक है, जिनको हैप्पीनेस इंडेक्स बताते लोग नहीं थकते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें और बुरी स्थिति है इस तरह की चीजों की। तो कंपैरिजन आप भारत का पाकिस्तान से करेंगे? कर रही है, करते थे, हैप्पीनेस इंडेक्स में करते थे नहीं करते थे, पूछ लीजिए। ठीक है, करते थे, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में करते थे, तमाम अन्य चीजों में करते थे। अब आज की बात यह है कि आज हमारे यहाँ से बुरी स्थिति उनकी है, फिर भी भारत सरकार ने सारी स्थितियां नियंत्रण में कर रखी है। विपक्ष आवश्यकता से अधिक लोगों को पैनिक करने की कोशिश कर रहा है। इस समय किसी को पैनिक करने का नहीं है। सरकार सारे मसलों पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने 21 दिन की डेट बढ़ा करके 25 दिन कर दी कि आप 25 दिन बाद बुकिंग करेंगे, आप गैस मिलेगी। ठीक है, और 25 दिन गैस सिलेंडर आराम से लोगों का चल भी जाता है। ठीक है। उज्जवल पाठक जी, विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सरकार जो इसको लेकर आई है सामने, और जो लोगों की दिक्कतें हैं, पक्ष जो है, विपक्ष जो है उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ पर देश की जनता के हितों के साथ, किसानों के हितों के साथ, आम व्यक्ति के हितों के साथ भाजपा सरकार ने समझौता किया है। आज भी आप देखिए, हम रसिया से उचित मूल्य पर तेल इंपोर्ट करते थे, परंतु इन्होंने रसिया से धीमे धीमे आपूर्ति को रोक करके पूर्णतः पश्चिम एशिया, अमेरिका और वेनेजुला पर निर्भरता को बढ़ा दिया है, जिसका परिणाम हमें आज कहीं न कहीं भोगना पड़ रहा है। और आज स्थिति आप देखिए, जब रसिया से हमें सस्ता तेल मिलता था तब भी इसी रेट पे मिलता था, तभी इसी रेट पे भारत में बिकता था। आज महंगा तेल मिल रहा है तब भी इसी रेट पर भारत में बिक रहा है। तो उस समय सरकार ने जो बचत की, जनता का पैसा चुराया और जनता की जेब से पैसा निकाला, उसका कहीं ना कहीं इनको जवाब देना चाहिए। अभी कल ये संसद में चर्चा से इस मुद्दे पर भाग रहे थे। आज जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में विपक्ष ने सरकार की एक तरीके से आलोचना की है, आज इनके सांसदों के पास, इनके सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं कि किस प्रकार बायस होकर के लोकसभा को चलाया जा रहा है और वहां की मर्यादा को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, संसदीय
ठीक है। परंपराएं, संस्कृति कहीं ना कहीं जो हमारी एक ट्रेडिशन थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और संस्कृति लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया आज विपक्ष की ओर से। विपक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी को स्पीकर ने सुना नहीं, इसलिए उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल जी जिस तरह से सदन के कीमती समय का दुरुपयोग करते हैं और सदन को प्रयास करते हैं कि वो हो हल्ला की भेंट चढ़ जाए, स्पीकर बतौर अध्यक्ष इस चीज को अनुमति नहीं दे सकते। सदन करोड़ों भारतीयों के टैक्स के पैसे से चलता है। एक एक मिनट पे वहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं भारतीयों के। तो कोई भी जिम्मेदार नेता ये अनुमति नहीं दे सकता कि आप यहाँ आकर के बैनर लहराइए, यहाँ आकर के हो हल्ला करिए, यहाँ आकर के एक सौदे की तरह सीढ़ी पे खड़े हो जाइए, लोगों को आने जाने में बाधा उत्पन्न करिए, किसी पूर्व किसी शहीद के संतान को आप गद्दार बताइए, इस तरह की फप्तियां कसिए जैसे कोई सड़क छाप सौदे करते हैं। गौरव गोगोई ये भी कह रहे थे कि माइक बंद कर दिया जाता है जब वहां पर सांसद बोलते हैं, विपक्ष कोई भी नेता बोलता है। बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके जब वो इस तरह की बात करते हैं। इनकी जब सरकार थी प्रज्ञा जी, विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर देते थे। माइक तो दूर की चीज है, प्रेस को बंद करा देते थे। कहते थे कि जो छपेगा पहले हमारे कांग्रेस कार्यालय में दिखाओगे तब छपेगा। रेडियो पे केवल एक आकाशवाणी का तो उनके समय में जेल में डाला गया, तो आपके समय माइक ऑफ कर दिया जाएगा। हम पूरी बात की सुन रहे हैं, जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनके समय में तो पूरा विपक्ष के नेताओं ने जेल भेज दिया था। एक छोटा सा आकाशवाणी में बालवाड़ी कार्यक्रम चलता था, पटना आकाशवाणी रिले होता था जी। तो वहाँ पे आकाशवाणी के एंकर ने कहा बच्चों से, बच्चे बेटा सुनाओ क्या कोई काम करता है? उसने कहा याद है। कहा बेटा सुनाओ। कहा गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। उसके बाद ये परिणाम हुआ प्रज्ञा जी कि आकाशवाणी में एक सर्कुलर जारी हो गया कि कोई भी कार्यक्रम आकाशवाणी में ऑन एयर प्रसारित नहीं होगा, न्यूज को छोड़ करके सारी चीजें वहाँ अब रिकॉर्डिंग प्रसारित होती है। ये इनका सर्कुलर जारी किया हुआ है। ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र की और माइक बंद करने की और स्वतंत्रता की? लेकिन वो तो विपक्ष है ना, अपनी बात तो रखेंगे ही। विपक्ष रखे, लेकिन बिल्कुल रखे, मर्यादा के साथ रखे, सारी बातें सुनी जाएंगी। आप मंत्री को गाली देंगे, गद्दार कहेंगे, प्रधानमंत्री को आंख मारेंगे, किसी को गले चपक जाएंगे, उसके बाद चाहेंगे कि आप लोगों को जनता की जरूरतों से ज्यादा दलाली को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको देश के हित से ज्यादा ट्रंप की दलाली में लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रंप की दलाली में लगे हुए हैं। दलाली की आदत छोड़ करके फंडिंग कौन ले रहा है, कौन दलाल जवाब देंगे कि कहीं के नहीं रहेंगे। हमें सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेना देना है। ठीक है, आप जॉर्ज सोरोस किसकी यात्रा को फंडिंग करता है, कौन उसके वहां जाता नाचने बारात में उसके लड़के शादी में? ठीक है विवेक श्रीवास्तव, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, डिप्टी स्पीकर की मांग की जा रही है। आज सदन में देखा गया कि विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की मांग की और सरकार पर आरोप लगाया है। आपके हिसाब से डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या कुछ पैमाने तय किए जाते हैं, क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, विपक्ष पिछले बार भी सत्र में इन्हीं सब मुद्दों में उलझा रहा जी। जनहित के मुद्दों से विपक्ष कहीं दूर दराज तक संबंध रखता नहीं दिखाई पड़ा हमें। पिछली बार भी आपने देखा कि जो मुद्दे विपक्ष लेके आया वो एक नरवणे जी की किताब पे ही निर्भर रहा और सत्र खत्म हो गया जी। इस बार भी ये लोग ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं। अरे उन मुद्दों को लाइए जो जनता के लिए शीर्ष मुद्दे हैं। सड़क से लेके सदन तक आपके नेता आंदोलन करते थे और आप किन मुद्दों को लेके आ रहे हैं ये देश बहुत नजदीक से देख रहा है। और रही राहुल जी की बात, राहुल जी तो ऐसे ही मुद्दे लेके आते हैं कि जिन पर न देश ध्यान देता है और न इनके पार्टी नेता ही ध्यान देते हैं। ठीक जी। विवेक श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, वो मिडिल ईस्ट जंग के बारे में कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। एलपीजी कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो इस मसले पर बात करना नहीं चाहती है। देखिए, राहुल जी को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं, केवल एक गैस की कीमत को लेकर, तो भी जो कि अभी तक इस तरह से नहीं बढ़ी है। आप महंगाई का नारा लगा रहे हैं।
आलू 10 रुपया किलो बिक रहा है। आदमी क्या खाता है? आदमी गैस थोड़ी खाता है, आदमी सब्जी तरकारी दाल चावल खाता है। तो अब सब्जी तो अब गैस में ही बनेगी ना। हो सकता है राहुल जी गैस खाते हो, तो राहुल जी गैस खाते हो तो राहुल जी को गैस की इंतजाम की ज्यादा चिंता है। सब्जी तो गैस पर ही बनेगी। लेकिन गैस पे बनेगी तो गैस का दाम कहाँ सरकार ने बिगाड़ दिया है ऐसा कि लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो कॉमर्शियल सिलेंडर में अगर बढ़ाया है रेट, दोनों रेट्स में डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों में बढ़ाया गया है। इतना बड़ा वेरिएशन नहीं है क्योंकि इस वैश्विक संकट 1800 का सिलेंडर 2200 में मिल रहा है, तो बड़ा वेरिएशन नहीं है। आम आदमी कैसे? कॉमर्शियल है 1800 वाला 2200 में कॉमर्शियल गया है, तो कॉमर्शियल वाले क्या पैसे पेड़ पे लगा होता है? डोमेस्टिक नहीं भाई, उससे आप व्यवसाय कर रहे हैं। अगर उस व्यवसाय में अगर आपके ऊपर थोड़ा सरकार दिक्कत तो उनको भी होगी ना, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो भाई सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिक है या रेस्टोरेंट है? सरकार किसको व्यापारी नागरिक नहीं है इस देश के है, बिल्कुल है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है व्यापारियों का। बिल्कुल है, लेकिन सरकार उनकी अर्थव्यवस्था के कंट्रीब्यूशन के दम पे अपने घरेलू उपभोक्ताओं का गला नहीं घोट सकती। सरकार के घरेलू लोग भी परेशान है, लंबी लंबी कतारें, महंगाई के चक्कर में परेशान है। अखिलेश यादव का बयान भी साफ नहीं आया, महंगाई तब तक नहीं हटेगी जब तक भाजपा सरकार रहेगी। अरे भाई उनके कहने से ना सरकार आई है ना उनके कहने से जाएगी। सरकार आती जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार 3 बार आई, चौथी 5वीं बार भी आएगी। 47 तक भाजपा यहाँ विराजमान है, सब कुछ इसके पहले होने वाला नहीं है। खूब उनको भी मालूम है, गाल बजाने के बजा लेते, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे कौन रोक रहा उनको। लेकिन जब जमीनी धरातल पे जाइएगा तो जनता को खूब मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, हमारा माल असबाब सुरक्षित है, हमारा काम धाम व्यवसाय सुरक्षित है, हम काम कर पा रहे हैं। देखिए जिस गैस को लेकर के आज हो हल्ला हो रहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते विषय नहीं है, ये मध्य एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण है। और चूंकि इसमें ईरान ने ऐसे देशों पे हमले, लेकिन सवाल ये है कि सरकार तैयार क्यों नहीं इसके लिए? पहले से जो है बैकअप प्लान रखा जाता है, सरकार कोई भी सरकार हो बैकअप प्लान रखती है। सरकार के पास बिल्कुल, सरकार ने कहा तो कि भाई हम 10% उत्पादन बढ़ा रहे हैं। सरकार ने बुकिंग की डेट ठीक की है, 21 बढ़ा के 25 कर दी, और अब भी सरकार कह रही पैनिक ना होइए, उपलब्ध करा रहे हैं, चीजें डील हो रही है, रास्ते निकल आ रहे हैं। क्योंकि होमरूज स्टेट में जहाँ पे ईरान ने वहाँ प्रतिबंध लगाया आवाजाही में, वहाँ से दिक्कतें ज्यादा बढ़ी। बाकी हम ईरान से कोई गैस थोड़ी खरीदते हैं, हमारे जो ठीक है तो दूसरे देशों से कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से हमारी सप्लाई है। लेकिन चूंकि उन्हीं प्रोडक्शन सेंटरों पर ईरान हमले कर रहा है, तो ये हमले को ईरान हमसे पूछ के थोड़ी कर रहा है। ठीक है, उज्जवल पाठक जो जवाब दीजिए वो मानने को तैयार ही नहीं है कि सरकार की इसमें कोई चूक है। उज्जवल पाठक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उज्जवल पाठक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील जी, लगातार जो है सड़क से लेकर संसद तक एक ही मैटर देखने को मिल रहा है, मिडिल ईस्ट पर सरकार बहस करने को तैयार नहीं है, और जो है रसोई को मिडिल ईस्ट पे सरकार से क्या वास्ता है? अभी तो आप कह रहे थे सरकार सबका साथ लेकर चलेगी। तो अरे मिडिल ईस्ट का लेकर थोड़ी चलेगी, अपने नागरिकों को लेकर चलेगी। क्यों भारत का आदमी मतलब किसी देश के बारे में बोलना? मिडिल ईस्ट भारत पर इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतना बता दीजिए। मिडिल ईस्ट में 2 देश आपस में लड़ जाएं, लड़के मर जाएं, तो भारत उसमें क्या करेगा? दोनों हमारे व्यवसायिक संबंधों में। ठीक है, उज्जवल पाठक जी, विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं मिडिल ईस्ट पर भारत को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? प्रतिक्रिया देगा, दोनों से हमारे संबंध है, हम किसी पक्ष में नहीं, केवल स्थिति में निगाह रखे हुए हैं। भारत से प्रभावित नहीं होने चाहिए, वो हम देख रहे हैं। उज्जवल पाठक जी, सुनील जी से सब तक सवाल लेते हैं। सुनील जी, मिडिल ईस्ट की लड़ाई जो है किचन तक पहुंच गई है, इसको लेकर लोग जो है लगातार यही कह रहे हैं कि बेंगलुरु की जो घटनाएं सामने, खबरें सामने आई कि रेस्टोरेंट जो है बंद होने की कगार पर, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके हिसाब से सरकार को इसको लेकर पहले से बैकअप तैयार करना चाहिए था कि नहीं? देखिए, कोई ये साजिश सोची घटना नहीं है। जिस तरह से जंग मिडिल ईस्ट में शुरू हुई है जी, भारत पहले प्रिपेयर था। कहीं भी जंग शुरू होती है सुनील जी, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, किसी एक पर नहीं पड़ता है। कहीं भी जंग की शुरुआत हुई हो, नहीं, क्या विपक्ष चाहता है कि भारत भी इस जंग में कूद जाए? मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि 2 देशों की लड़ाई के बीच में कौन देश इंटरफेयर करता है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ
कितने देशों, हमारे मित्र देश हैं, संबंध बढ़िया है हमारे, लेकिन किन मित्र देशों ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर साथ भारत के लिए खड़े हैं? देखिए, ये 3 देशों की आपस की लड़ाई है, उसका प्रभाव चूंकि शक्तिशाली अमेरिका भी है, इजराइल भी है और ईरान भी शक्तिशाली देश है, उसका प्रभाव तो मध्य एशिया से लेकर के हमारे भारत तक भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश भी है, बहुत दूर नहीं है वहां से। पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। और जंग किसी जब होता है, चाहे वर्ल्ड वार 2 हो रहा हो, जब जब जंगें हुई हैं उसका प्रभाव किसी के ऊपर ज्यादा, किसी के ऊपर कम। तो ये आरोप लगाना सरकार तैयार नहीं है। तैयार नहीं तो आज कम से कम 1 हफ्ते हो गया है। जिस तरह से हाहाकार सिलेंडर मचना चाहिए था, अभी वो स्थिति पैदा नहीं हुई है, क्योंकि गैस हमारे वहां उत्पादित नहीं होती पूरी। हमारा लेकिन सरकार को बैकअप में रखना चाहिए ना। विपक्ष तो ये कह रहा है सरकार पास एक प्लान होना चाहिए, कि योजना होनी चाहिए। जनता तो परेशान है। विपक्ष, देखिए, विपक्ष पिछली बार कोरोना में भी टिप्पणी करता रहा। अगर वो सत्ता में होते, आपके हिसाब से वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, साधारण से ठेठ भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मुझे आप मौका दे तो। सुनील जी की पहले बात सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाना बहुत अच्छी चीज है और बड़ी आसान है, लेकिन ठीक है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं, उस पर हमको चिंतन मंथन की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर जंग एक तो कोई चाह नहीं रहा, अगर ठीक है। सुनील जी, उज्जवल जी से सवाल ले लेते हैं। उज्जवल जी, विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा है कि इसका असर जो है भारत में नहीं पड़ना चाहिए, मिडिल ईस्ट का। उस पर हम भारत सरकार क्यों प्रतिक्रिया दे? मिडिल ईस्ट जंग पर क्या कुछ कहेंगे? उज्जवल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, संजय सिंह का बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के साथ हमारे रिश्ते खराब कर दिए हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। देखिए, उनसे पूछिए कि ईरान ने आज तक भारत की किसी मुद्दे पे खुल के समर्थन किया क्या? 370 उसके पहले तमाम ऐसे मौके आए जब ईरान ने भारत सरकार के पक्ष का विरोध किया। तो आप मानते हैं कि रिश्ते खराब कर दिए प्रधानमंत्री ने? हम नहीं मानते। जो कह रहे हैं, जो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनसे पूछिए कि इसके पहले आपकी कौन सी रिश्तेदारी थी ईरान में? उनसे पूछिए ना कि आपकी कौन सी रिश्तेदारी ईरान में थी, जो आप कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते खराब कर दिए। तो जब उन्होंने कोई रिश्तेदारी आपसे की, फिर रिश्ते कौन से? व्यवसायिक संबंध थे। कुलभूषण जाधव वहीं से गिरफ्तार होकर के गए, अपहरण हुआ। अगर ईरान सरकार की एजेंसियां उसमें लिप्त तो नहीं थी, तो कुलभूषण वहां से उठ के चले गए पाकिस्तान के उसमें चले गए। तो ये सब चीजें, बहुत सी चीजें। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि सूरज की किरणों से जो खिचड़ी पकाने का समय आ गया है, एलपीजी की कमी होने लगी है। अगर सूरज से खिचड़ी पकाने का समय आ गया तो अच्छी बात है। अगर सोलर विज्ञान में भारत इतनी प्रगति तरक्की कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। भाई, एक समय था संजय जी टिकट ब्लैक करते थे, आज सांसद बन गए हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी हो गई है। भारत सरकार भी कुछ इस तरह का आविष्कार कर लेगी, सोलर से खिचड़ी बना लेगी, दिक्कत क्या है? और डिम्पल यादव ये भी कहती है जो संकट भारत में देखने को मिल रहा है एलपीजी को लेकर, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उनसे पूछिए ना कि सरकार कैसे जिम्मेदार है? सरकार ने कहीं युद्ध छेड़ा, सरकार ने कहीं इसकी सप्लाई की। सब यही कह रहे हैं विपक्ष की बैकअप क्यों नहीं तैयार किया गया? हर चीज का बैकअप होता है। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। अब इसको छोटी सी बात समझिए। मैं एक छोटी सी डेयरी चलाता हूँ जी। मेरे पास 12-13 गायें हैं। मैं उनके लिए हर साल भूसा खरीदता हूँ, लेकिन मेरी भूसा रखने की एक कैपेसिटी है। भूसा गोदौली में तो नहीं रखेंगे ना, मेरा जगह होगी वही रखेंगे। तो होते होते एक समय आता है मेरा भूसा खत्म हो जाता है, उसको फिर भूसा खरीदना पड़ता है, मांगे खरीदना पड़ता है। इसी तरह सरकार के स्टोरेज, गैस स्टोरेज की क्षमता है। कुछ गोदौली में तो रखेगी नहीं गैस, न बोरा भर के रख देगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय भरवा दे क्या गैस? कहाँ भरवा दे? तो उसके जो स्टोरेज क्षमता है भारत सरकार की उतरे तो भरेगी। तो आने वाले समय के लिए भारत सरकार क्या कुछ योजना लेकर आ रही है, ये बता दीजिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के रेस्टोरेंट होटल बंद होने की कगार पर है। लोग यही कह रहे हैं सरकार हमें साफ बताए क्या करना क्या है, क्या योजना लेकर आ रही है। देखिए, पहली बात सरकार की प्राथमिकता ये है कि डोमेस्टिक सिलेंडर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस में ना प्रयोग। एक चीज जी, घरेलू उपभोक्ता हमारी प्राथमिकता है। हमारे किसी घरेलू उपभोक्ता की, किसी गृहिणी की रसोई में गैस सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकता है। अब कई बात जो कमर्शियल सिलेंडर की है, उसमें थोड़ी बहुत अगर सप्लाई में दिक्कत आती है तो सरकार उसको भी समय रहते मैनेज करने की कोशिश करे। 10% उत्पादन बढ़ाया है और बुकिंग डेट बढ़ाई ताकि थोड़ा पैनिक ना हो, क्योंकि लोग इस बार थोड़ा पैनिक भी हो गए। पैनिक होने की वजह से भी कुछ शॉर्टेज हुई है।
पैनिक ना हो, इसलिए डेट बढ़ाकर 21 से 25 दिन कर दी गई बुकिंग की। तो धीरे धीरे चीजें भी स्थिति ठीक है अंडर कंट्रोल सुनील हो जी, जाएगी। जो इसमें बहुत ज्यादा हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सुनील जी, जो हालात भारत में पैदा हुए हैं मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर, एलपीजी को लेकर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इसका क्या भारत पर बड़ा संकट देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए प्रज्ञा जी, मैंने पहले भी कहा था कि जब जंग शुरू होती है तो किसी के ऊपर कितना प्रभाव, किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा, लेकिन प्रभाव सब पर पड़ता है, क्योंकि हर देश से हमारे व्यवसायिक रिश्ते भी हैं जी, इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है। तो अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो देश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और केवल भारत पर नहीं, ये दुनिया के लगभग सभी देशों में पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर करे जंग ये खत्म हो जाए। अगर नहीं खत्म हो रही है तो भारत सहित भारत के पड़ोसी देशों का भी हाल क्या होगा, ये तो वही लोग समझेंगे। और देख भी रहे हैं कि आज बांग्लादेश का क्या हाल है, पाकिस्तान क्या हाल है जी, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क उनका क्या हाल है। लेकिन ट्रंप ये जंग खत्म करने के वाले नहीं जल्दी। उन्होंने कहा ये जंग जो है खिसती चली रहेगी, हफ्तों तक चलेगी, महीनों तक चलेगी। तो ऐसे ही क्या हालात बने रहेंगे भारत में? देखिए, ये ट्रंप की जिद है, हर धर्मिता है, वो क्या करते हैं, और जब से वो आए हैं जी, दिया शांति संदेश, लेकिन पूरी दुनिया में शांति फैल गई है। और क्या करते क्या कहते तो ट्रंप ही जान सकते हैं, उनकी सोच है। लेकिन हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि शांति रहे, ज़्यादा अच्छा है, सबके लिए अच्छा, हर देश के लिए अच्छा है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने चारों तरफ हाहाकार मचाया है, विवेक जी सही कह रहे हैं, कुवैत ले लीजिए, सऊदीया ले लीजिए, सब पर हमला कर रहा है। तो अगर इस तरह से सारे देशों की स्थिति ऐसी रहेगी तो क्या भारत अछूता नहीं रहेगा? लेकिन फिर भी हमारा देश अन्य देशों से अलग है। प्रज्ञा जी, जब गैस नहीं थी तो क्या हमारी माएँ बहनें रोटियां नहीं खिलाती थी हमको? लेकिन अब समस्या इस बात की भी आ गई है, एक सेकंड को दे दीजिए, कि अब पेड़ों की जिस तरह कटान शुरू हुआ है, विवेक जी के पास तो भगवान दया से कम 2-4-5 हज़ार पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लोग लगाए नहीं हैं। लकड़ियों की भी समस्या हो जाएगी कि अवैध कटान पेड़ों का, लकड़ियां हैं नहीं, पशु रहे नहीं जा रहे हैं, तो समस्या भोजन की तो पैदा होगी। लेकिन जिस तरह सोलर के क्षेत्र में भारत सरकार काम कर रही है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आएँ कि हम सूर्य की किरणों से भोजन बनाएं, सबसे बढ़िया, और बनाना शुरू भी हुआ है जी। ठीक है, ठीक है। उज्जवल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वहीं इस पर कांग्रेस से विकास अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जो है मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, और मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर सरकार जो है बात करने को तैयार नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ढोल की दाढ़ी में तिनका, सरकार को सारी चीजें पता थी, सरकार को पहले से ही पता था कि युद्ध के हालात में सबको जानकारी थी, दुनिया में सबको जानकारी थी, और सबको ही दिखा रहा था कि जंग के आसार बने हुए हैं, सब तैयारियां लगातार हो रही हैं। अमेरिकी जो है बेड़े वो आके तैनात हो रहे हैं, अब्राहम लिंकन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सबको पता था कि जंग होनी निश्चित है। अब इसके एवज में हमारे भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वहां पे हो सकता है ढोकला फाफला तो मिलेगा नहीं, तो जो भी इजरायली कुजीन होता उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता है कि हमें अपने देश के लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी है, एडवांस में अतिरिक्त में क्या व्यवस्थाएं करनी है। आज गैस का आलम ये है कि गैस गांव-गांव उपलब्ध नहीं है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं आपको ईमानदारी के साथ में बता रहा हूं, मेरे साथ जो हुआ है कि मैंने इसी 1 मार्च को गैस की रिफिलिंग के लिए बुकिंग किया था, और उसके बाद 7 तारीख को मेरे मोबाइल फोन पे मैसेज आ गया कि मुझे गैस की डिलीवरी हो गई। 9 तारीख को मेरे अकाउंट में 38 रुपए सब्सिडी के आ गए, लेकिन आज 10 मार्च हो गया है, गैस मेरे घर नहीं पहुंची है। मैं आपको कोई हुबट जैसी स्थिति नहीं है। तो सरकार की व्यवस्थाएं यही हैं, ग्राउंड पे सरकार की व्यवस्थाएं धरातल पे चरमरा सी गई हैं, जमाखोरी मुनाफाखोरी है वो लगातार बढ़ रही है, और मेरे ख्याल से सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और अब तो चूंकि जो होना था हो गया है, तो सरकार को कम से कम अपनी अक्षमता को स्वीकार करना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई। युद्ध पे चर्चा तो उनको करनी ही पड़ेगी, भाई चर्चा से क्यों आप भाग रहे हैं? आप अगर युद्ध पे चर्चा नहीं चाहते थे तो आप 6 दिन तक खेमनेई के आपने शहादत को सलाम नहीं किया, आपने किसी को वहां भेजा नहीं। 7वें दिन विक्रम मिश्री जी जाते हैं, वहां पे संदेश लिख करके आते हैं। जब आपको ये पहले तो आप ये सोचते हैं कि ईरान शांत रहेगा, ईरान तो कुछ कर ही नहीं सकता है, ईरान के अंदर एक लिमिटेड पावर है, लिमिटेड शक्ति है, और इजराइल और अमेरिका उसको 4-5 दिन में 6 दिन में
उसको निपटा देंगे। लेकिन जब आपको ये दिख गया है कि ये लंबा चलेगा और इसी की बदौलत है वो जो खाड़ी का एरिया सबके लिए बंद कर दिया है। मैं नाम अभी उसका मिस कर रहा हूँ, ईरान ने। अगर शायद हम ईरान से अपनी दोस्ती बनाए रखे हुए होते तो वो खाड़ी का एरिया हमारे लिए खुला होता, जैसा चाइना के लिए खुला हुआ है। चाइना के जहाज, चाइना के शिप आज भी उस एरिया से निकल रहे हैं और चाइना में तेल गैस की आपूर्ति निरंतर जो है जारी है। लेकिन हमारे को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कि हम विश्वगुरु हैं। हमने विश्वगुरु का ढोंग किया हुआ है। मोदी जी ने हमारे विश्वगुरु बनने का ढोंग किया हुआ है और इसी ढोंग के चलते हमको ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है कि हम महंगी गैस तो छोड़िए, अब आप सोचिए पेट्रोल किस लेवल पर हम जाकर के खरीदेंगे, गैस किस लेवल पर जाकर के खरीदेंगे। इससे कहीं न कहीं देश का ही नुकसान है। लेकिन 56 इंची बेशर्मों को कोई भी शर्म नहीं। मैं बस इतना ही कहूंगा। देखिए प्रज्ञा जी, जब भाषा लोगों की ठीक ना हो तो कम से कम प्रयास करना चाहिए कि कुछ संसदीय भाषा का प्रयोग करें। आप किसको बेशरम बना रहे हैं? खamenei मारे गए अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में। सरकार का निर्णय, सरकार को कब शोक व्यक्त करना, नहीं व्यक्त करना है। आपको ज्यादा दम था, आप ज्यादा जल्दी चले जाते। कौन आपको रोका है? हम भारत सरकार का स्टैंड बार बार क्लियर कर रहे हैं कि भारत सरकार किसी भी आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं करती, उनको प्रश्रय देने वाली सरकारों का समर्थन नहीं करते और हम इस नीति के खिलाफ हैं। क्योंकि ईरान सरकार का स्टैंड तमाम हिजबुल्ला, हमास, हुती, तमाम ऐसे विद्रोही गुटों को उनका समर्थन है, प्रॉक्सी वार में वो इन्वॉल्व है। हम इस नीति का समर्थन नहीं करते जो देश आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति बना ले। जी। और क्योंकि हमारे व्यवसायिक संबंध उस देश से हैं, बहुत से देशों से हमारे व्यवसायिक संबंध हैं। उनकी नीतियों ठीक है, का अब समर्थन विकास जी नहीं कुछ कह रहे हैं, विवेक जी सुन लीजिए। हाँ विकास जी जल्दी से जवाब दीजिए। विवेक जी से कह दीजिए जो बातें ये महान बातें आज बोल रहे हैं, जी। यही बातें शीर्ष नेतृत्व से दिलवा दीजिए। विक्रम मिश्री से कह दीजिए कि ईरान एक आतंकवादी स्टेट है। ये भाजपा की प्रवक्ता से कहलवा दीजिए। एक बार इन्होंने ही कहा था ना, अभी जब भारत पाकिस्तान का थोड़ा दिन का वार चला था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जी। तो मीडिया के ही किसी एक व्यक्ति ने ईरान के एक जो IRGC के जो जनरल हैं उनको गाली दी थी और उसके लिए भारत सरकार ने उनको फ्रिंज एलिमेंट घोषित किया था। उसी के लिए भारत सरकार ने उनको फ्रिंज एलिमेंट घोषित किया था। तो विवेक जी को बताइए कि जितना बोले आतंकवादी हिजबुल्ला ये वो, अरे आतंकवादी हिजबुल्ला थे तो 6वें दिन काहे चले गए? भाई हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? अरे तो हमास को फंडिंग कौन करता? हमास के समर्थन कांग्रेसी करते हो करे। हम इस तरह की नीति समर्थक नहीं है। ठीक है, और हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ठीक है। हमारे उस राष्ट्र से भी व्यवसायिक संबंध है। उनका सर्वोच्च धर्मगुरु मारा गया है। उन्होंने ठीक है विकास जी, विवेक जी की बात सुन लीजिए। कराए शोक पुस्तिका में अपनी शोक संवेदना व्यक्त कराए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि युद्ध में हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे जाकर। ठीक है, कांग्रेसियों को ज्यादा दर्द है, उनको छाती में ज्यादा दर्द उठ रहा है तो भाई कहीं जाकर के दर्द दूर कर लो। भारत सरकार आपके कहने पे आपके उकसावे में जाकर पार्टी बंद करके भारत के हितों का सौदा थोड़ी करेगी, भारत को झोंक थोड़ी देगी। हमारी प्राथमिकता भारत के नागरिकों के हित है, भारत राष्ट्र के हित है। हम अपने राष्ट्र की हित को पहले देखते हैं। ठीक है विवेक जी, कोई सरोकार नहीं। ठीक है, चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आप तीनों मेहमानों का पैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि गैस को लेकर हाहाकार देखने को मिल रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जो है लगातार गैस सिलेंडरों को लेकर एजेंसियों में लंबी कतारें लगी हुई है। बेंगलुरु में जो है कुछ रेस्टोरेंट जो है बंद होने की कगार पर पहुंच गए, लेकिन विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है कि सरकार इस मामले पर अपना रुख साफ नहीं कर रही है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष जो है हमलावर होते हुए नजर आ रहा है।